अच्छा, तो बच्चों हम जहाँ पे थे वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई जो बड़ी आपको भी अजीब लगी होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं सर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं सिर्फ कर्व्स को, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिर्फ प्लेन को स्टडी करते हैं। तो अभी स्टडी ऑफ कर्व में हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं? सर्कल आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ये समझ में भी आएंगे, आपको दिखने में भी कर्व लगेंगे। बट सबसे हैरान कुन बात यह है कि आपको अच्छा ये अजीब ही लगेगा कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसको स्पेशल कर्व कहते हैं, बिकॉज इसका जीरो कर्वेचर होता है, कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, और कैन बी कंसिडर्ड ऐसा कर्व विद एन इनफिनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम स्पेशल कर्व कहते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ चीज़ें बड़ी कांस्टेंट रहती हैं, तो इस वजह से इसको कर्व में शामिल किया जाता है। अब कौन कौन से कर्व होते हैं कर्व, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि बात को और आसानी से समझाया जा सके। ये आपके पास हो गया सर्किल, ठीक है। और कौन सा कर्व होता है हमारे पास? ये हमारे पास हो गया एलिप्स, ठीक है। और कौन से कर्व होता है हमारे पास? हमारे पास होता है, मैं इसको खुद बना देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। ये कौन सा कर्व था? ये सर्किल वाला कर्व था। और ये आपके पास हो गया एलिप्स। और ये आपके पास हो गया पैराबोला। पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, या लेफ्ट साइड पे मूव होता है या राइट साइड पे। और हाइपरबोला भी आपको इससे मिलता जुलता लगेगा, जिसमें आपको ये हो गया हाइपरबोला। बट स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व जिसको स्पेशल कर्व कहा जाता है, उसकी कौन उसकी कर्वेचर की वजह से, ठीक है। इस कर्वेचर वगैरह के टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपने भी एक बात बड़े अच्छे से याद रखनी है कि एमसीक्यूज के लिए, कि स्ट्रेट लाइन इज अ स्पेशल कर्व। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन इज अ स्पेशल कर्व जिसको कर्व में शामिल किया जाता है, और ये बड़ा स्पेशल केस रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ अपने उस टॉपिक के ऊपर जिसको मैं बता रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है ये टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन तो आपने पढ़े हैं, कार्टेशियन होते क्या है, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देन पोलर कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन वर्सेस पोलर हम पढ़ लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जिसमें एक्स, जिसमें दो वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है। हम दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं, बट हम मोस्टली टू डायमेंशन पे बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दो केसेस आ रहे होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसमें दो वैल्यूज आती हैं, दो क्वांटिटीज आती हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में भी दो क्वांटिटीज आती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आती हैं वो आती हैं एक्स कॉमा वाई, और यहाँ जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं आर कॉमा थीटा। अभी आर कॉमा थीटा क्या है, एक्स कॉमा वाई क्या है, दोनों का फर्क समझ लिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज लोकेट द पॉइंट। ये इसका काम क्या होता है? ये करता है, लोकेट करता है पॉइंट को। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का काम क्या है? लोकेट द पॉइंट। ये पॉइंट्स को कहाँ लोकेट करता है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरह और क्या पॉइंट को लोकेट कर रहा होता है बेटा। वो तो ज़रा देखिएगा, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम। मैंने एक कोऑर्डिनेट्स बनाया। अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपको पता है पॉइंट्स होंगे, किस तरह के पॉइंट्स होंगे। जैसे यहाँ वन हुआ, यहाँ वहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया, यहाँ फोर हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। अब देखें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, लेट सपोज एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, 2,3। 2,3 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2,3 की एक पोजीशन है, तो आपके पास इस पोजीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे शो हो रहा होगा, 2,3, जिसमें एक वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। इस वैल्यू को हम एक्स कहते हैं, सेकंड वैल्यू को वाई कहते हैं। अच्छा, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स की वैल्यू का एक स्पेसिफिक नेम होता है। उस एक्स का वैल्यू का स्पेसिफिक नेम क्या होता है? इट्स कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है। और वाई की वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का काम आपको सिंपल समझ में आ गया। इसका काम होता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करना आपके पास, आपके क्वाड्रेंट्स के ऊपर, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट का काम क्या होता है? ये
डिस्टेंस बता रहा होता है उसका सेंट्रल लोकेशन से। किसी चीज़ को भी हमने सेंट्रल बनाया और उसको फिर हम लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम किसी चीज़ के लिए भी हम, जैसे अब इसका हम वो निकालेंगे तो उसका ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट से जो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, दैट्स इज कॉल्ड आर। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो वो बता इसी के बारे में रहा है, बट उसके पॉइंट्स नहीं बताएगा, इसकी पोजीशन नहीं बताएगा। इसका डिस्टेंस भी बताएगा लोकेशन से लेके, ठीक है। और इसका एंगल भी बताएगा, किस एंगल से ये वहां से यहाँ से वहां तक मूव किया। तो ये क्या बता रहा होता है? डिस्टेंस विद एंगल टुवर्ड्स द पॉइंट। पॉइंट्स की तरफ उसकी डिस्टेंस भी बता रहा होता है और लोकेशन भी बता रहा होता है। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देखे हैं जो नॉर्मली 2,3 है। ये आपके पास ये दिखते कैसे हैं? जैसे इनको तो हम लिख सकते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो गए। लेट्स सपोज 3,4, ये 3,-4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आपके पास जितने भी पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, आर तो आपके पास रेडियस होगी, ये जस्ट अ नॉर्मल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 4 है। बट थीटा इज ऑलवेज रेडियन। थीटा जो भी होगा वो क्या होगा बेटा, याद रखिएगा, हमेशा रेडियन फॉर्म में होगा, कभी भी डिग्री में नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास हमेशा ये किस फॉर्म में रहेगा, इट्स ऑलवेज इन रेडियन, कभी भी डिग्री में नहीं होगा। तो ये चीज़ आप अपने पास याद रखिएगा। अच्छा बेटा, एक चीज़ है कि आपने ये जो नेमिंग है ना, इसको ज़रा ठीक कर लेना है। आपके पास अगर आप लोकेशन, आपका नाम शो हो रहा है इन्फिनिक्स करके या लैपटॉप करके, तो उसको ठीक कर लें बराए करम, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, मैनेजमेंट की आसानी हो जाए इस पर वर्किंग करना, ठीक है। तो थीटा किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा? फॉर एग्जांपल पाई/6। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अपनी वर्किंग के लिए डिग्री में कर लिएगा, बट जब भी मेंशन करेंगे कोऑर्डिनेट्स के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट्स को, तो आपने मेंशन करना है इसको रेडियन के अंदर, ठीक है। मैं आपको अभी इसमें एक काम करता हूँ, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, ताकि अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी हो तो याद रह जाएं। तो एक छोटा सा टेबल बना के बस इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, ताकि चीज़ें हमारी जितनी हो वो कवर भी हो जाए साथ साथ ना। एक छोटा टेबल बना देता हूँ जिसमें आपको आसानी हो जाए, पाए और रेडियन की फॉर्म में भी वैल्यूज़ निकाल सको और वैसे भी निकाल सको। तो साइन कॉस सिर्फ 10 की वैल्यूज निकलवा देता हूँ मैं, ताकि 10 की वैल्यूज का ही हमारा काम, एक साइन कॉस भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो उसकी भी पड़ेगी। तो वैसे आपको बहुत सारे बच्चों को आता होगा ये। तो मैं यहाँ पे थीटा की बात कर रहा हूँ, थीटा मैं डिग्री और रेडियन दोनों में लिखूंगा, 0 डिग्री, रेडियन में भी 0 ही रहता है वो तो, ठीक है। साइन ये रहा, कॉस ये रहा, और 10 ये रहा, ठीक है। फिर आता है 30 डिग्री, जिसको हम कहते हैं, ऊपर लिख देता हूँ पाई/6। कैसे निकलता है वो भी बता देता हूँ। आपने 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई से, डिवाइड बाय 180 कर देना है, 0 से 0 कट किया, सो मल्टीप्लाई बाय 1, 3 3 6 18, तो पाई/6, ठीक है। इसी तरह मैं आपके पास ये प्रॉपर एंगल्स ले रहा हूँ ताकि हमारे पास आंसर जब आए तो हम यूज़ कर सकें। ये होता है पाई/4 सेम मेथड से। ये हो जाता है आपके पास फिर 60 डिग्री, जो होता है पाई/3। फिर आता है आपके पास 90 डिग्री, जो आपके पास होता है पाई/2। फिर इसके बाद 120 डिग्री आता है। अच्छा, इसके बाद भी कंटिन्यू होता है, बट इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़े, शायद 135 तक चले ले लेते हैं हम, ताकि आपको रिपीटिशन और एक सीक्वेंस समझ में आ जाए। तो फिर हम अपने आगे के टॉपिक को और समझा सकूंगा मैं आसानी से। पाई/2 के बाद आपके पास आ जाएगा, अब अगर हम इसको किस तरह निकालेंगे, इस 30 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो टी हो जाएगा 2 पाई/3। वैसे ही कन्वर्ट कर लिएगा तो आपके पास इसके बाद आ जाएगा 3 पाई/4। ठीक है, ये मैंने रेडियन में कन्वर्ट भी कर दिया। आपको क्या करना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। यहाँ तक की बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद की कंटिन्यूशन भी बताता हूँ। इसके बाद आपने नंबर लिखेंगे, हर नंबर को 4 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने डिवाइड बाय 4 करने के बाद सब पे रूट ले लेना है। मैंने नंबर लिख लिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड किया और रूट ले लिया। नहीं बेटा, ये तो कन्वर्जन मेथड है ना, हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो उसके लिए पाई/180 करते हैं, क्योंकि रेडियन में आपको कन्वर्ट करने के लिए बेटा 180 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि पाई 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो दैट्स वाई हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 करते हैं। तो वो डिग्री की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो आपका आंसर फर्स्ट वाले का 0 आ रहा है, और ये 1/4 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है 180 का, 120 का क्या आंसर आएगा? तो अब इसको पहले कर लेते हैं, इसके जो भी आंसर है इसको आप रिवर्स में लिख दें, 1√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और 0, ठीक है।
फिर आपने 10 में क्या करना है, 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे, इनके नंबर्स को सिर्फ डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर्स छोड़ दें, साइन और कॉस के न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर दें, 0/1 0 होता है। 1 डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाएगा, √3 को 1 से करें तो √3 आ जाएगा, और 1 को 0 से करें तो अनडिफाइंड आ जाएगा। कल बताया था मैंने, फिलहाल इन्फिनिटी लिख लेते हैं या अनडिफाइंड कर लेते हैं। यहीं पे मेंशन कर देते हैं, उसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। अनडिफाइंड की वजह भी कल मैंने बताई थी, हम उसको इन्फिनिटी यूज तो करते हैं ताकि कैलकुलेशन हो सके, बट इट्स एक्चुअली अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि 120 और 135 पे क्या करेंगे। 130 और 135 पे आंसर रिपीट होंगे, बट कहाँ, कहीं पे पॉजिटिव और कहीं पे नेगेटिव। सर, कॉस की वैल्यूज कैसे आएंगी। जी बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट का ये काम होता है, वो पॉइंट की लोकेशन को डिस्टेंस के साथ बताता है विद योर आंसर्स, ठीक है। अच्छा, कॉस की वैल्यूज ऐसे हैं बेटा, जो मैंने आंसर साइन के निकाले ना 90 तक, उन आंसर्स को रिवर्स करके लिखा तो कॉस के आंसर आ गए। मतलब जो लास्ट में आंसर आ रहा था उसको पहले लिख दिया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। मैं टेबल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, बात को दोबारा से सुन लीजिएगा बेटा। आपके पास, मैं एक दफ़ा टेबल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो जरा एक दफ़ा सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है, 0 30 45 60 90 तक आपने वर्किंग करनी है। आगे की वर्किंग में बता दूंगा क्योंकि आंसर आगे के रिपीट होने हैं। तो उसके बाद आपने सब नंबरिंग लिख दी है 0 से 4 तक। साइन की बात कर रहा हूँ, कॉस की बात नहीं कर रहा। उसके बाद हर नंबर को 4 से डिवाइड किया, रूट लगा दिया। तो 0/4 0 होता है, तो रूट भी 0 होता है। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, इसलिए 1/2 आ गया। साइन 4 और 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 60 पे जाएं तो 3 का रूट 3 रहता है और 4 का रूट 2 हो जाता है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसको लिख दिया, जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा उसको एज इट इज लिख दिया। 4 से 4 कट किया तो 1 बचा, 1 का रूट 1 होता है, इसलिए 90 का आंसर 1 आ गया। ये साइन की पूरी सीक्वेंस आ गई। इसके बाद जो साइन का आंसर है इसको रिवर्स करके लिखा, तो जो लास्ट में लिखा होता है वो पहले आ गया। फिर इस तरह रिवर्स में सब आंसर लिखते गए तो कॉस के आंसर आ गए। और फिर 10 के लिए क्या किया, इन दोनों के न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर दिया, साइन को ऊपर रखा, कॉस को नीचे रखा, डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ भी सर्किल बनाया, 1 को √3 से डिवाइड किया तो 1/√3। इस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3/1 √3 होता है। और यहाँ 1/0 जिसको अनडिफाइन कहेंगे। अब 120 और 135 का बेटा क्या होगा। 120 और 135 में आपने करना ये कि जो आंसर आपके पास 90 का आया उसके बाद रिवर्स में √3/2 आए। साइन के आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं, इसलिए इसका आंसर √3/2। इसके बाद क्या आया हुआ है, 1/√2। तो ये आपने लिख दिया। कॉस में भी ऐसे ही होगा, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, बट कॉस की सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का 1/2। और फिर ये वाली वैल्यू आएगी अगेन माइनस के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। 10 का भी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का √3, ये वाली वैल्यू, और फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 135 तक बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको इतनी बात बता दूं कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो आप कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे। तो ये टॉपिक मेरा कवर हो जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर हम इसको आगे भी नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा। कन्वर्ट, ये एमसीक्यूज आ भी चुका है, और इसलिए मैं आप ये करना देखना भी ज़रूरी है कैसे होता है कन्वर्ट। 4,3 पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है आपको, आपके पास गिवन क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन है। तो मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी कि हमने यहाँ से ओरिजिन से लिया था। तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि हम डिस्टेंस जब ओरिजिन से निकालते हैं तो आर का फॉर्मूला बन जाता है x² + y²। क्योंकि x2 - x1 का फॉर्मूला लगता है, बट एक वैल्यू 0 है, तो x² और y² आ जाएगा। ये आर का फॉर्मूला बन जाता है। और थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा का फॉर्मूला होता है tan−1 y/x, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डायरेक्टली आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा बेटा। एक काम करते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जो आप खुद भी कर सकें सॉल्व। आर की वैल्यू लेता हूँ मैं √3 और 1, ठीक है। तो जरा देखिएगा बेटा एंगल्स कैसे निकालेंगे। अब हम देखें, आर की वैल्यू पहले निकालते हैं। फॉर आर, आर को रेडियस कहते हैं, बेसिकली वो लेंथ कहलाती है, उसको आप रेडियस भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इज इक्वल टू √x² + y²। एक्स की वैल्यू √3 है,
तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, और वाई की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो बेटा देखें, आपके पास रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 आपके पास। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा r = √5। और 4 का रूट क्या आता है बेटा, 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 होता है। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया पोलर कोऑर्डिनेट का, जिसको हम आर कहते हैं, वो 2 हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्यों आया? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अभी हाथ के हाथ क्लियर करके चले इसको। जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें बेटा कि आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो मुझे बता दें। नहीं है तो बेटा वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये आर निकालना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आर निकलवा दिया, मैंने आपके पास एक्स और वाई गिवन थे, ये एक्स और वाई थे, हमने इसमें से आर निकाल लिया। ठीक है, आर का फॉर्मूला समझा देता हूँ बेटा, आप लोगों ने ये फॉर्मूला बेसिक्स 9 में भी पढ़ा है, और अगर 9 में नहीं पढ़ा तो मैं चले मैं बताता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैं पढ़ता हूँ उसी से बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया कि एक पॉइंट ओरिजिन पे और एक पॉइंट तो एक्स कह रहे हैं, तो हम x2 को x कह देते हैं और x1 को 0 कह देते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे 0 होता है। इसी तरह y2 को y कह देते हैं, y1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट का एक्स स्क्वायर, क्योंकि x - 0 x होता है और y - 0 का y, तो x² + y² वो डिस्टेंस को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वजह से ये r = x² + y² रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? बेटा ये क्वेश्चन में गिवन थी कि कन्वर्ट करना है √3, 1 इंटू पोलर कोऑर्डिनेट। ऑब्वियस सी बात है, √3, 1 गिवन है तो यकीनन ये आपके पास जो वैल्यू है। कोई बात नहीं बेटा, टेबल को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेबल से परेशान ना हो। टेबल तो आपके पास बेसिक है, इसको हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे। फिलहाल तो ये आपको वैल्यूज वैसे भी याद होनी चाहिए, बेसिक वैल्यू याद रखें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा? अब आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ। आपके पास जो टेन थीटा होता है इसको हम क्या कहते हैं? टेन थीटा को हम कहते हैं एम के बराबर होता है वो टेन थीटा। ठीक है, और एम का मतलब होता है चेंज ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, और हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें, तो टेन वहाँ जाके क्या हो जाता है, इनवर्स। इस वजह से ये फॉर्मूला y/x बन गया, θ = tan−1 y/x बना। और r की वैल्यू कहाँ से आई? सिंपल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट का काम है डिस्टेंस और एंगल निकालना। तो डिस्टेंस और एंगल निकालना है, तो इस वजह से हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये वाली वर्किंग की, और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की, और थीटा के लिए मैंने आपको बताया कि हमने कैसा फॉर्मूला ड्राइव किया, तो वो वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया थीटा के लिए। ठीक है, तो क्लियर है? मैं इसको आगे बढ़ूँ लेके? ये थीटा का मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, और ये आर का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे बढ़ा। और टेबल के लिए बेटा मैं आपको अभी एंड में एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर देता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लूँ। आर का यूनिट होगा, बिल्कुल बेटा, आर का यूनिट फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स में जब लिखते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को भी कोऑर्डिनेट में लिखते हो, इवन आप इमेजिनरी भी को आयोटा मेंशन नहीं करते जब आप कोऑर्डिनेट में लिखते हो, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं होगा जब हम कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो हमने आर निकाल लिया, मैं थीटा पे मूव करूँ? ठीक है, तो बेटा बात सुनिएगा, मैं जब अब थीटा निकालूंगा, सेकंड को जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड फैक्टर है आपके पास किसका, थीटा बराबर है tan−1 y/x का, पोलर कोऑर्डिनेट की सेकंड वैल्यू है y/x। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है बेटा, 1, और x की वैल्यू है √3, 1/√3। आपको ये वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने का बताया हुआ था। अब 1/√3 आप टेबल एक दफ़ा देख लो, टेबल में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास टेन की वैल्यू 1/√3 कहाँ आ रही, ये रही। इस 1/√3 का आंसर किस डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई/6। तो थीटा का आंसर हमारे पास आ रहा है, विदाउट कैलकुलेटर हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाता है पाई/6। ठीक है, तो हम इसको वापस कैसे लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पहले हम लिखते हैं r, थीटा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2,
और थीटा की वैल्यू आ रही है पाई/6, तो 2 पाई/6 हो जाएगा। ये हमारे पास तरीकेकार हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, जिससे हम किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बेटा कन्वर्ट कर लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। चलिए। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा फिर से मैं साइन की चीज़ें बता देता हूँ, साइन में हमने क्या वर्किंग की थी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ ले मुझसे, ताकि फिर मैं अपनी जो बात है एक दफ़ा उसको रैप अप करूँ चीज़ों को, ताकि हम अपने क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ सकें। मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा उसको गौर से सुनिएगा, बट मुझे पहले आप बता दें कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी में कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लें, ताकि फिर मैं आगे जो बात बताऊँ वो आप हजम कर सकें और बात को समझ सकें। जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा बेटा। नो इशू। सभी का बेटा आप मुझे क्लियर कर दें, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई? ठीक है। तो बेटा आपने ना फिलहाल जो टॉपिक्स किए ना, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा, आप अपने पास सॉल्व करें, इसके आंसर्स शेयर करें। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से पहले अपने आंसर शेयर कर लिएगा, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और फिर मैं उसी स्पीड से आगे लेके जाऊंगा। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, जितनी चीज़ें हैं आपको इंशाल्लाह आजकल में पीडीएफ मिल जाएगा, इस पीडीएफ को देखिएगा बेटा। और आपको जो कन्फ्यूजन हो आप बहुत इजीली डिस्कस कर लिएगा, परेशान होने की बात नहीं है। चीज़ें बहुत सारी होंगी, बट आपने एक दफ़ा नोट कर ली ना, सिर्फ की पॉइंट्स हैं ये, और कुछ भी नहीं है, ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। की पॉइंट्स हैं, अगर आपने एक दफ़ा अपने पास रख लिए डिस्कस, आप बार बार देख के एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, फिर आपकी ये सारी चीज़ें हलवा हो जाएंगी। मेरा जो टारगेट है ना बच्चा, वो टारगेट ये है कि आपको कैलकुलेटर की कम से कम जरूरत पड़े, ना होने के बराबर जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे जहाँ कैलकुलेटर नहीं भी होगा। जो कहीं होगा कहीं नहीं होगा, हम बगैर कैलकुलेटर के काम करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम किसी भी टेस्ट में अपेयर हो सकें। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ भी मसला ना हो, जहाँ नहीं हो वहाँ तो और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। तो यहाँ तक क्या टॉपिक्स को आपने, मैंने बहुत अभी तक मैं समझा इक्वेशन पे भी सही से नहीं आया, बस बेसिक्स को हमने गो थ्रू किया है। और इसमें बेसिक्स में आप देख सकते हैं कि जितना बुक में नहीं उससे कहीं ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। तो इन क्लासेस को आपको कनेक्ट कराने का रीज़न ये था कि आपको मैं बता सकूं बेटा कि हमने जितना पढ़ा है वो क्लास की हद तक, वो सिलेबस की हद तक होता है, और हमें जब इसमें पढ़ना होता है तो यहाँ पे अनलिमिटेड कंडीशन होती हैं। ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ये जो आप टेबल का कह रहे हो ना, टेबल इज नॉट एन इशू, टेबल का मैं मसला हल कर दूंगा। टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे, अगर आप बोलते हो तो अभी देख लेते हैं। कोई मसला नहीं है आपके पास टेबल ना, सिंपल आपने एक काम करना है, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बस टू द शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सुनिएगा बेटा गौर से। सबसे पहले आपने जीरो लिखा साइन की लाइन में, फिर वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, और सारी वैल्यूज को फोर से डिवाइड करके रूट लगा दिया। तो सॉल्यूशन करके आंसर हो रहा होगा वो साइन के आंसर हो जाएंगे सीक्वेंस से 90 डिग्री तक। फिर जो साइन के आंसर्स आए ना उनको आपने रिवर्स में लिखना है, कॉस के अंदर क्या करना है, रिवर्स में लिखना है साइन के आंसर्स को। तो आपने सारे आंसर्स रिवर्स में लिखे तो वो कॉस के आंसर खुद बहुत बन जाएंगे। इसके बाद आपने 10 के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर देना है, साइन के न्यूमरेटर को यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन का न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा कॉस के न्यूमरेटर से, मैं न्यूमरेटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर आपके पास 10 का आंसर, डिवाइड नहीं करना आपने, सिर्फ सात लिखना है। ठीक है। तो बस इस तरह आपके पास 10 का आंसर आ जाएगा, और 120 और 135 में हमने ये वाले आंसर रिपीट किए हैं, 125 में यहाँ के और 135 में यहाँ के। ठीक है। बस वो देखना है क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मजीद चीज़ों के साथ, मजीद नई नई टॉपिक्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।